ठीक है ना। तो इसका वीडियो हम यूट्यूब पर अभी अपलोड कर देंगे 1-2 वीडियोस, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, आज नहीं हुए हैं, वो कम से कम वीडियो देखकर और तब आएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, जैसे आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ें आप जानते हैं कि थोड़ी-सी वो सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें हैं। आपको न्यूमेरिकल्स के नाम पर 10-15 न्यूमेरिकल लगाए गए होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक, हम अब जाएँगे उस पॉइंट पर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चीज़ों पर जहाँ से थियोरेटिकल पोर्शन आता है, उन सारी चीज़ों को हम टैकल करते हैं। आइए, तो देखिए सबसे पहले हम आपको थर्मोडायनामिक्स में जो शुरुआत है कि आपका सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो अपने जगह पर हैं। ठीक, हम उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं हल्का-सा, फिर हम चलते हैं अच्छी चीज़ों की ओर। देखिए चलिए, सबसे पहले जैसे थर्मोडायनामिक्स शुरू किया जाता है, तो आपको थर्मोडायनामिक्स कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें बतानी रहती हैं। एक छोटी-सी हिस्ट्री आपको बताते हैं। आपको ये बताया गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स मतलब ये है थर्मो और ये है डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब हीट का ट्रांजिशन हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट आ जाए, तो उसकी स्टडी हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है? असल में इसकी कहानी थोड़ी-सी अलग है। क्या अलग है कहानी? थर्मो मतलब तो हीट होता है, पर डायनामिक्स अलग चीज़ है। जैसे आप देखिएगा डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है ना? पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि हीट एनर्जी की वजह से किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी है, उसके वजह से जो वो मोशन कर सकता है पॉसिबल, उसकी स्टडी है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना? तो ये तो एक ब्रीफ ये तो एक मतलब वाइड है, क्योंकि हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? थर्मोडायनामिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच, सबसे पुराना ब्रांच है और इसमें शुरुआत हुई थी हीट इंजन से। आपको पता है भाप का इंजन बना था, उस समय उतना कॉन्सेप्ट था नहीं, 1600-1700 में ही बन चुका था भाप का इंजन। तो भाप के इंजन के बाद से क्या हुआ कि ये देखा गया कि ये एफिशिएंट नहीं होता इंजन। तो आपका केरोसिन इंजन आया, पेट्रोल इंजन आया, इंजन बहुत पुराना है। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो आप कार्नो इंजन पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत नया है। ठीक, उसकी अपेक्षा में इंजन बहुत पुरानी चीज़ है। ठीक है ना? तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस इस ब्रांच का उदय हुआ था कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं हम लोग। पर इंजन की एफिशिएंसी उतनी बढ़ नहीं पाई जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी जो है आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अजीब सा रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आप किसी भी इंजन को बनाएं, वो एक लिमिट तक ही एफिशिएंट हो सकता है, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद से इसमें उत्सुकता जागृत हुई, अलग अलग चीज आई, उनके इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आए, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एनर्जी आई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आई, और उसके बाद इतना कॉम्प्लेक्स हो गया ये कि नॉर्मल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करना आसान नहीं था। इसलिए हम लोग कहाँ आ गए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, काइनेटिक थियरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो जो आपका पोर्शन है थर्मोडायनामिक्स का, इसको दो पोर्शन में ही डिवाइड करते हैं। ये है पहला है जो थर्मल फिजिक्स आप पढ़े हुए हैं, ठीक, और दूसरा जिसकी झलक आपने लास्ट में देखी, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एनर्जीज, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद एक्सटेंड हो जाता है ये टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो आपको फाइनल ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में। गोरखपुर और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अब हम आते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में ऐसा क्या सर आप पढ़ाइएगा जो कि हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको 90% चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप पढ़े हुए हैं, पर फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, 90% ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप पढ़े हैं, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में। इसीलिए मैंने इसको शुरू किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे बच्चे जानते हैं, पर फिर भी उनके क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट नहीं करते। जैसे आपके लिए उदाहरण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, बच्चा कंफ्यूज, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। फिर एक छोटा सा एग्जांपल आपसे लेते हैं कि आप बताइए कि हीट इंजन और रिजर्व वो होता है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। तो बच्चे कहते हैं सर इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर इसका इसका जस्ट अपोजिट है, तो हीट इंजन का जस्ट अपोजिट आप 1/ईटा कर देते तो आ जाता है रेफ्रिजरेटर। नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। 1/ईटा एफिशिएंसी आती है हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर आप कहते हैं इसका जस्ट अपोजिट है, तो 1/ईटा कर दीजिए, तो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नहीं आता है, ठीक है। जबकि क्या आता है, 1 ईटा अपॉन ईटा आता है, शायद 1 ईटा अपॉन ईटा, पॉसिबल। क्यों आ रहा है सर? ऐसे स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी, सीपी सीवी क्या होता है। आप फिर पूछिएगा सर कौन सा बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है। फिर पूछिएगा सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर पूछिएगा अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, तो हीट कैपेसिटी इंटेंसिव एक्सटेंसिव होगी। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, क्यों निकल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा ठीक है, मोनोटॉमिक के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, ट्राइटोमिक के लिए 6 है, पर एक नॉर्मल केस है सर, एक नॉर्मल केस है। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, तब जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा तब क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर है, बट आप कैच नहीं कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम छोटी छोटी डेफिनेशन से। ठीक, पर इसके बाद हम और आगे जाएंगे। बस ये बूस्ट करने का एक, जानते हैं इंट्रोडक्शन होता है थोड़ा थोड़ा, तो बस ये बूस्ट करने का एक लेक्चर था कि ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक पर, कि जब आप भी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, ढेर सारी डेफिनेशन दिए जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दिया जाती है सिस्टम की, नहीं, सबसे पहली डेफिनेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है, तो आप कहेंगे कि वो सारी चीजें जो आपके आसपास हैं, जो आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जिसका इफेक्ट हो रहा है, वो सारा कुछ यूनिवर्स है। चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो मैटर है, वो सब कुछ यूनिवर्स है। ठीक, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम का डेफिनेशन आता है कि वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ यूनिवर्स जिसकी स्टडी आप करना चाहते हैं, वो सिस्टम।
सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग सिस्टम को इफेक्ट करने वाला यूनिवर्स का पोर्शन सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको लिखवाएंगे नहीं, हम बस आपको पॉइंट लिख देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारी चीजें ना, अब आपको बेसिक लगती हैं पर इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। तो यूनिवर्स का जो पोर्शन जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं वो है आपका सिस्टम। यूनिवर्स के उस पोर्शन से जिससे कि सिस्टम के पैरामीटर्स इफेक्टेड हो सकते हैं वो सराउंडिंग। जैसे मेरे लिए इस समय सराउंडिंग मेरा रूम है, मेरा घर नहीं, मेरा मोहल्ला नहीं। ठीक है ना? इस मोहल्ले के लिए सराउंडिंग इसके आसपास के मोहल्ले हैं। ठीक है, ये शहर है। ठीक है ना? देवरिया नहीं है, सिद्धार्थ नगर नहीं है। ठीक है, इसके लिए सराउंडिंग ये है। तो एक पर्टिकुलर रीजन है जहां से आप इफेक्ट हो सकते हैं, आपका प्रभाव पड़ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। उसके बाद आती है बाउंड्री। तो बाउंड्री आप जानते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक रियल या वर्चुअल कोई सा भी आप एक रीजन बना देते हैं, या आप कह देते हैं कि एक वॉल बना देते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है, वो आ गया आपकी बाउंड्री। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। पहली डेफिनेशन आप लिखिएगा यूनिवर्स की, दूसरी आप लिखिएगा सिस्टम की, फिर लिखिएगा सराउंडिंग की, फिर लिखिएगा बाउंड्री। ठीक, ये चार चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज कैसी कैसी होती है। आप जानते हैं बाउंड्रीज बहुत सारी होती है। पहला होता है, देखिए बाउंड्री, पहला होता है कि आपकी बाउंड्री रियल है या वर्चुअल, रियल बाउंड्री या वर्चुअल या इमेजिनरी बाउंड्री है ना, या इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, इस पे बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक इंट्रोडक्शन देना है ताकि आपको नोट्स कंप्लीट रहे। ठीक है, तो रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे आप थर्मस रखिए, थर्मस, तो थर्मस के अंदर जो मटेरियल है उसके लिए बाहर का सराउंडिंग और थर्मस थर्मस का जो वॉल है वो क्या हो गया, रियल बाउंड्री। लेकिन एक बूंद, पानी की बूंद अगर गिरे ऊपर से, उसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, तो पानी की बूंद के चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं है, पर फिर भी हम बाउंड्री मान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री, क्योंकि पानी की बूंद का साइज कन्फाइंड है, डिफाइंड है। ठीक है, इसके आगे आप बाउंड्री मान सकते हैं, दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, एक और बाउंड्री आपकी आ सकती है जिसको बोलेंगे आप थर्मल बाउंड्री या डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, और इसी में एक आएगा आपका, आपका आएगा एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक, एडियाबैटिक बाउंड्री। डायाथर्मिक क्या हो गया, डाई मतलब दोनों, थर्मिक मतलब थर्मल उसमें वो कंडक्शन हो सके, तो ऐसे को डायाथर्मिक या कंडक्टिव बाउंड्री भी आप कह सकते हैं। ठीक, और एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो ये दो तरह की आपको बाउंड्री मिल गई। अब आप और भी सारी चीजें जानते हैं, ये बाउंड्री और भी हो सकती है, जैसे कि एक ऐसा बाउंड्री जो वो हो सके, एक्सपेंड हो सके, स्ट्रेच हो सके, जैसे आप बलून की बाउंड्री बना दीजिए तो बलून स्ट्रेच हो सकता है, या पोरस बाउंड्री। आप जानते हैं कि आप पोरस प्लस एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे सिस्टम में बाउंड्री होती है पर वो पोरस बाउंड्री होती है। ठीक है ना? तो इस तरह की भी आप बाउंड्री कर सकते हैं कि आप एक्सटेंडेड नहीं, क्या बोलेंगे, स्ट्रेचेबल या फिर पोरस, और भी कई तरीके का इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, इनको आप लिख लीजिएगा, या आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए इनकी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप साथ में ही सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके पास बन जाएगा ये बर्डन। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं ये बेसिक सब कहानी जो आप सब जानते हैं। ठीक, आइए कुछ नई कहानी सुनते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी से। कोई भी सिस्टम है, क्यों इंटरनल एनर्जी से शुरू करेंगे, कोई भी सिस्टम है आपके पास, अगर एक सिस्टम है उसके पास आप कुछ नहीं कीजिएगा फिर भी एक एनर्जी रहेगी, उस सिस्टम के साथ आप कुछ नहीं कीजिएगा फिर भी उसके पास एक एनर्जी है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इंटरनल एनर्जी। होता क्या है इंटरनल एनर्जी, आइए देखते हैं। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आप सब जानते हैं, इसका नोटेशन यू होता है। ठीक, क्या होता है, जो सिस्टम के पास, हमने बोला ना सिस्टम के पास एक ऐसी एनर्जी है जो उसके अंदर कंटेंट है, द एनर्जी कंटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? तो एनर्जी कंटेन्ड बाय constituents particles of the system। ठीक है, अभी और आगे आगे सारी चीजें चलेंगी। अब देखिए क्या क्या कोई पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंटेन कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 10-12 पार्टिकल्स बना रखे। ठीक है, इनको कुछ एनर्जी दे दी, अब क्या होगा, एक पार्टिकल है, इसको एनर्जी दे दी तो ये क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी दौड़ सकता है, इसके पास भी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सारे दौड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक तो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब सिस्टम ऐसे उठा के आपने लिया, ऐसे उठाया, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हरदम रहेगी किसी भी सिस्टम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहेगी। अब सवाल आता है कि दूसरा कुछ हो सकता है, जी इसके अंदर दूसरा कुछ हो सकता है, वो है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है, तो दूसरी कौन सी आएगी, इंटरेक्शन एनर्जी। और ये इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जानते हैं ना? तो जो यू है वो इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? तो ये जो यू है ये काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है।
ठीक, अब इससे क्या पता चला सर, क्या आप बोलना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ वी एम वी स्क्वायर है। आप जब देखें कि किसी पार्टिकल को आप गर्म कर रहे हैं, गैस पार्टिकल को तेजी से मूव करने लग रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन तेजी से मूव करने लग रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फंक्शन है टेम्परेचर। नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर कहानी आगे बढ़ने लगेगी। आप बोलिएगा ये तो आता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, आपको इसे डर नहीं लग रहा है, आप जानते हैं, लिखते हैं ना F इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, इसी को फिर I इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना, उसी तरीके से लिखा होगा नोटेशन है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक, यानी कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं। पर आपके पास एक और टर्म है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई सा भी देखिए, जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू होती है, यू होगी माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ठीक, आपको याद होगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू जी यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, ये होता है, नीचे r का टर्म होता है। ठीक, या अभी r क्या होता है, r होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन r। ठीक, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, वो एक तो फंक्शन होगा आर, रेडियस का। ठीक है, एक रेडियस का फंक्शन है, पर क्या टेम्परेचर के वैरी करने से कोई फर्क पड़ेगा इस पर? जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये जो आर है, आप ये आर ऐसे नहीं ले सकते, आर आप एवरेज लेंगे। ठीक है, जब भी गैसियस पार्टिकल की बात करेंगे तो आप एवरेज आर लेंगे। ठीक, और जब आप एवरेज आर लेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर उनके बीच सेपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम कीजिएगा तो उनके बीच सेपरेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा उनके बीच सेपरेशन बढ़ जाएगा, यानी आर जो है वो खुद एक टेम्परेचर का फंक्शन है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी न सिर्फ रेडियस का फंक्शन है बल्कि टेम्परेचर का भी फंक्शन है। ठीक है, पर हम यहाँ रेडियस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं किस बारे में, हम बात करते हैं P, V, T, S, U, इन सारे वेरिएबल्स के टर्म में बात करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वाटर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, तो ये है। ठीक, तो ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, तो हमको R की जगह कुछ और देखना हो। अच्छा, R किस में आ सकता है, R आता है वॉल्यूम। ठीक है, आप वॉल्यूम लीजिएगा 4/3 पाई R की। ठीक, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम में R आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर R की जगह हम लिखते हैं V। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V और T इन दोनों का फंक्शन है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी को नोट डाउन कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ V एंड T। आप चाहे तो ये दे सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए फिर बताइए। आगे बढ़े, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, ये हटा देते हैं। देखिए, जब अब देखिए आप जब पढ़ रहे होंगे तो मैक्सवेल रिलेशन में ही आपको पहली लाइन लिखवाई गई होगी, u इज फंक्शन ऑफ, तो फाइनली इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो क्या आएगा, u इज फंक्शन ऑफ t एंड v, u इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये आया होगा डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन में, आपको ये पढ़ा दिया गया होगा कि u इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पर क्यों है, कैसे है, इस बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया होगा। ठीक, पर मुझे आशा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि u टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही फंक्शन होता है और किसी चीज का फंक्शन नहीं होता है, आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहां से ही एक दो चीजें और करते हैं, u को जरा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल du इज इक्वल्स टू del u अपॉन del t एट कांस्टेंट v dt प्लस del u अपॉन del v एट कांस्टेंट t dv। ये पार्शियल डिफरेंशियल आपको कई जगह यूज आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, रियल गैसेस कौन सी होती है? ठीक, डेफिनेशन, अच्छा कोई भी एनी स्टूडेंट जो वेपर और गैस में अंतर बता सके, वेपर और गैस में अंतर बता सके, एक ही चीज है। No, sir. Vapor is a water molecule and gas is a गैस, गैस क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है सर, जैसे हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन। सर ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है ना सर, ये अलग एलिमेंट है। कोई ऐसा जो इस जवाब को कटाक्ष करना चाहता है कोई ऐसा, कोई बुद्धिमान? चलिए कोई बात नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। वेपर, हर रियल चीज का वेपर होता है। ठीक है, वेपर ही रियली एग्जिस्ट करता है, गैस कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। गैस मतलब हुआ, गैस की जब आप डेफिनेशन लिखिएगा तो गैसेस कांट बी लिक्विफाइड। ठीक है, तो गैस जो है हम नाम ले लेते हैं,
कि ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, पर गैस नहीं है। दोज ऑल थिंग्स आर वेपर। गैस जो डेफिनेशन है, गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है, गैसेस कांट बी लिक्विफाइड। ठीक, तो आप देखिएगा, आपको याद दिलाते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए टीसी पीसी बीसी आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर कोई वेपर है तो वो गैस है, बिकॉज इट कांट बी लिक्विफाइड। चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, चाहे आप कितना भी वॉल्यूम कम कर दीजिए, दैट इज गैस, ठीक है ना। और वेपर क्या होता है, हर चीज वेपर है। जैसे आप किसी को लोहे को ही गर्म कर दीजिए बहुत ज्यादा, तो लोहे के आयरन के पार्टिकल्स निकल जाएंगे बाहर। जैसे पानी है ना, पानी को आप बोल रहे हैं पानी गर्म कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट वेपर, वो वाटर वेपर है, ठीक है। हर चीज, जैसे आप कहते हैं कपूर, कपूर कपूर को नहीं कहते हैं वेपराइज हो गया, वेपराइज हो गया कहेंगे ना। हर चीज आप ऑयल, तेल जो है, कौन सा, पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है, वेपराइज ही तो होता है। तो हर चीज वेपर है, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ गैस वी ऑल लिविंग विद इट, कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सारी गैसेज है, वेपर है, ठीक है। गैस एक आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो रियल गैस जो है, आपको समझ में आ गया होगा, रियल वेपर और ये कांट बी लिक्विफाइड, कांट बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो गैस आप समझ जाइए, वेपर तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हटा देते हैं इसको। तो देखिए, जो आपका रियल गैस है, रियल गैस के लिए आप क्या लेते हैं, रियल गैस का आपका कॉन्सेप्ट है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ठीक। अट्रैक्शन होता है यानी इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है किसी टेम्परेचर टी पर, तो इनके पास पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, तो उनके लिए आप du का फॉर्मूला ये लिखिए, du इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। लेकिन जब आप आइडियल गैसेस पे आ जाएंगे, आइडियल गैसेस, ठीक, तो आइडियल गैसेस के बारे में आप कहते हैं कि आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, कि आइडियल गैस जो है वो, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जीरो होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और उनके बीच में इंटरेक्शन जीरो होता है, यानी उनके अंदर पोटेंशियल टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म। तो आप जो आइडियल गैस है उसके लिए आप लिखेंगे du इज इक्वल्स टू del u अपॉन del t dt, ठीक है। एट कांस्टेंट v लिख दीजिए, यानी कि जो आपका u है वो सोलली अकेला टेम्परेचर का फंक्शन, ठीक है, अकेला ये टेम्परेचर का फंक्शन। अगर ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है तो आप आइडियल गैस के लिए कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, इफ dt इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो du एंड इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो आइडियल गैस के लिए ये है, और रियल गैसेस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, du इज इक्वल टू del u अपॉन del t एट v dt प्लस del u अपॉन del v एट t, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेते हैं del v एट t, ठीक है। रियल गैस के लिए ये, और आइडियल गैस के लिए ये लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं कुछ और छोटी छोटी चीजों पर। आज तो सेशन हमको लगता है कि पूरा थियोरेटिकल ही जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लिख लिया है, आगे बढ़े। यस सर। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। देखिए, हीट कैपेसिटी क्या होती है, कई सारी चीजें, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या क्या होती है, सीवी सीवी सीटी सीएल, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी आप किसी भी मटेरियल के लिए लेते हैं, ठीक। पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी, पहली बात कि इसको डिफाइन ही करते हैं, डिफाइंड फॉर m ग्राम मास, ठीक है, और n मोल सब्सटेंस। जब आपको बोला गया हो कि m ग्राम मास दिया हुआ है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी आर्बिट्ररी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, एक ये है, ये चीज है, तो हम बोलेंगे इसकी हीट कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो ये इसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसका कितना मास है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, तो ये इसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मास क्या है, ठीक। तो एवरी m मास के बदलने के साथ साथ हीट कैपेसिटी बदलेगी। क्या होता है कि m ग्राम मास का क्या होता है, हीट required to rise temperature of a substance, temperature of a m gram substance by unit degree, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हीट आपको चाहिए क्या करने के लिए, राइज करने के लिए टेम्परेचर किसका, m ग्राम सब्सटेंस का, किससे, यूनिट डिग्री, 1 डिग्री से, ठीक। m ग्राम सब्सटेंस है, उसका आपको मान लीजिए 1 डिग्री बढ़ाना है, मान लीजिए 1 डिग्री बढ़ाना है, तो आपको क्या चाहिए, कुछ हीट चाहिए, ठीक। तो जो हीट चाहिए उसी को आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक। अब मान लीजिए आपको टी dt डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, यूनिट नहीं बढ़ाना है, dt बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक हीट dt डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए डिफाइन होता है S इज इक्वल्स टू dq अपॉन m dt, ठीक। या यहां से क्या आता है, dq इज इक्वल्स टू ms dt, ठीक। ये क्लियर है, पर ये जरूरी नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि हीट कैपेसिटी क्यों नहीं हम लोग यूज करते हैं।
और क्यों आपको थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। हो गया नोट? नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। यस सर। हो गया। अब देखिए हीट कैपेसिटी जो है पूछा जाए सर ये एक्सटेंसिव होती है या इंटेंसिव? कौन बताएगा एक्सटेंसिव होती है या इंटेंसिव? क्या होती है, क्या होती है? कोई आइडिया? बेइज्जती से नहीं डरना चाहिए। देखिए आप 5 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, 5 ग्राम ले लीजिए, तो एस क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन 5, ठीक है। आप 10 ग्राम ले लीजिए तो क्या आएगा, एस डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन 10। यानी कि आप 5 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिएगा तो कुछ और आएगा, आप 10 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिएगा तो कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ नंबर, ठीक है, कितना एन है, कितने अमाउंट में है, या एम मास पे जो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको आप क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी कैसी कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? अब क्लियर हो गया होगा? यस सर। अब देखिए ये चीज पूछी हुई है एमएससी एंट्रेंस में, एक बार पूछी हुई, मतलब एक जगह पूछी भी हुई है, ठीक, और अक्सर कभी कभी उसको इजी बनाने के लिए डाल ही देते हैं लोग कि हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि जितना ग्राम हम लें उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदल जाए, जैसे 10 ग्राम सब्सटेंस लें उसके लिए हीट कैपेसिटी कुछ और, 15 ग्राम लें कुछ और, तो हम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। आइए हम लोग डिफाइन करते हैं एक यूनिवर्सल चीज, ठीक, उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से, ठीक, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, ठीक। अब देखिए आप दिखाने का तो कोई भी और तरीका नहीं हो सकता है, ठीक, हम लोग नॉर्मली कैपिटल सी से दिखाते हैं। क्या है ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जहां पे भी आ जाए समझ लीजिए ये इंटेंसिव हो गया है, यानी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो बोलेंगे कि यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए या 1 मोल के लिए, 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो हीट कैपेसिटी डिफाइन हो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। वहां एम ग्राम मास के लिए था, यहाँ सिर्फ यूनिट मास के लिए, अंतर सिर्फ इतना। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल देते हैं कि द हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो होती क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। क्यों बाई में 1 डिग्री या 1 केल्विन लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि आप जब रेज करते हैं तो जैसे आप 273 से 274 जाए तो भी एक आएगा, और 0 से 1 जाए तो भी एक आएगा, तो 0 को जो आप चेंज करेंगे तो 273 और 1 को चेंज करेंगे तो 274, तो दोनों स्केल पैरेलल है तो उसका डिफरेंस नहीं आएगा ना, इसलिए 1 डिग्री या 1 केल्विन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करते हैं आप C इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ठीक, dq अपॉन dt, m क्या हो गया है या n क्या हो गया है, 1 हो गया है, ठीक है। तो जो इसमें दो होता है, एक तो मास के लिए डिफाइन करते हैं यूनिट मास के लिए, तो उसको आप लिखेंगे cm, ठीक है। ये कौन सा है आपका, इसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो होता है dq अपॉन dt, ठीक, dq अपॉन dt, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका भी यूज बहुत कम है, ठीक है, बहुत। पर आप जैसे पूछा जाता है कि किसी सॉलिड का हीट कैपेसिटी होता है क्या स्पेसिफिक, तो बोलेंगे हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे सारी कहानी घूमती है, सीपीसीवी है ना, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये नोट कर लिया हो तो आगे मिटा दें इसको, या नोट कर लीजिए, समय ले लीजिए थोड़ा, ठीक है। साथ में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, है ना। अगर आप डिले कीजिएगा कि चलो सर बोल रहे हैं थोड़ा सुन लें फिर लिख लेंगे तो गड़बड़ होती है, ठीक है ना। अब मिटाते हैं। यस सर। देखिए अब हम लोग आते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, ठीक। जिनको डर लगता है आज उनका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हम आपका डर खत्म करते हैं, ठीक। पहली चीज हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे पहले डिफाइन करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, C इक्वल्स टू dq अपॉन dt, इसको भी डिफाइन करते हैं dq अपॉन dt। पर यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल है, ये जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये है 1 मोल, ठीक है। अब ये देखा गया इसमें दो टर्म आते हैं, पहला आते हैं कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या है, और दूसरा देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, ठीक। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको हम लोग दो टर्म में डिफाइन करते हैं, पहला करते हैं कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला क्या होता है आप जानते हैं, सीवी, ठीक। ये क्या कहते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, डी क्यू अपॉन डी टी ही है, देख लीजिए, बस उसमें कांस्टेंट क्या कर दिया वी। और देखिए सीपी क्या होता है,
Cp होता है del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट P, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो इस पे मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी आप उसको क्या बोलेंगे, Cp बोलेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो Cp और Cv डिफाइन तो ऐसे कर दिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है Cp और Cv का मतलब। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप एक सब्सटेंस लिए, यहाँ पिस्टन आपने लगा दिया, ठीक, इसके अंदर आपने गैस भर दी, अब आप इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको हीट दी जा रहे हैं और आपने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है। तो बताइए कि इस गैस को जो ये हीट मिल रही है ये कहाँ खर्च होगी। सवाल ये है, इस गैस को जो हीट मिल रही है ये कहाँ खर्च होगी, कहाँ खर्च? मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। हाँ, मॉलिक्यूल के इंटरनल, बहुत अच्छे जवाब है आपका, मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है। सो जो पूरी हीट है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाएगी, ठीक। तो आपका जब ये जो आएगा dq, वो क्या आ रहा है, du आ रहा है, जितनी हीट आपने दी वो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, dq क्या आ गया, du आ गया, ठीक है। अब देखिए, आप कह रहे हैं एक पिस्टन है, फिर से मैंने बना दिया है, पर ये पिस्टन तो फिक्स्ड था, ठीक है, FIXET, पर ये फिक्शन फ्री है, FR, ठीक। यहाँ पर हम क्या किए, ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ पर इसको फिर गर्म कर, ठीक, हम इसको गर्म कर रहे हैं। अब ये पिस्टन फ्री है, अब बताइए कि इसमें क्या क्या होगा, इस पिस्टन के साथ अब क्या क्या होगा। सर वॉल्यूम जो होगा उसका डिक्रीज करेगा और मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होंगे वो बढ़ेंगी भी। वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम नहीं करेगा सर जैसे जब कोई चीज गर्म करते हैं तो हाँ, गर्म तो करते गैस हैं, एक्सपेंड करेगा, हाँ, गैस मतलब एक्सपेंड करेगा, ठीक ठीक ठीक, वॉल्यूम इंक्रीज हो, ठीक है। क्या होगा देखिए, और थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं इसको कि ये इसमें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक, एक गैस है, ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब ये दीवार पे जाके और तेजी से मारेगा और तेजी से मारेगा और तेजी से मारेगा, दीवार पर जितनी तेजी से मारेगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जितना उसके पास वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक है, एमवी मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, जितना ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक। तो इस केस में भी इस वॉल पर प्रेशर लग रहा है, पर ये वॉल है क्या, फिक्स्ड है, तो वो प्रेशर लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हो क्या रहा है कि वो मार के फिर वापस आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से कि ये एक आइडियल गैस है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ रही है। पर अभी क्या हो रहा है, अब जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये जाकर इसको मारेगा, ठीक, थोड़ी और हीट देंगे तो और तेजी से मारेगा और तेजी से मारेगा, सिर्फ एक नहीं मार रहा है, इसमें करोड़ों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मार रहे हैं, तो ये दीवार आगे बढ़ेगी, ये दीवार आगे बढ़ेगी। मान लीजिए ये पूरे मॉलिक्यूल्स अभी बाहर बाहर से देख रहे हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल्स इस दीवार पे पी प्रेशर लगा रहे थे, ठीक है, पी प्रेशर लगा रहे थे, और ये चीज जो है, ये चीज जो है, इसका एरिया जो है इस दीवार का, जैसे ऐसा है ना, पिस्टन है इस तरह का, एक चौकोर पिस्टन मान के चलिए या गोल मान के चलिए, ठीक है, जैसा भी हो, तो उसका एरिया, इसका एरिया ए है और ये dx डिस्टेंस चल गया आगे की ओर, ठीक है, पी पी प्रेशर है, ए एरिया है और dx डिस्टेंस आगे चल गया, ये भी होगा, ठीक। उसके बाद हमने हीट बंद कर दिया, मान लीजिए dq हीट दिया था, dq तक हीट दिया, उसके बाद हमने हीट बंद कर दिया, तो ये यहाँ क्या क्या हो गया, यहाँ देखिए dq ने पहला काम जो किया वो du को धीरे धीरे बढ़ाया, और du के बढ़ने के साथ साथ ही क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है कुछ काम किए, काम कैसे किए, क्योंकि इन्होंने एक प्रेशर एक्सर्ट करके पिस्टन को आगे ले गए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर कुछ काम किए dw, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका हीट के ट्रांसफर का या हीट के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ आएगा या फॉर्मूला आएगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अरे सर यही तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से कहाँ से आप पैदा कर दिए, ये तो हम लोग सीपीसी लास्ट चैप्टर में पढ़े थे और ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, सर क्या कर रहे हैं आप, ये गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। देखिए dq इज इक्वल टू du प्लस dw, अभी आप जानते ही नहीं है कि du पर जानते हैं आप, बाकी आप कुछ नहीं जानते, ठीक, ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ और कहानियां, ये नोट कीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये पिस्टन उस्टन मिटा देते हैं, ठीक, बाकी सारी चीजें ठीक। देखिए सीवी के लिए आया है आपका dq इज इक्वल्स टू du, और सीपी के लिए आया है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक है। तो अब पूछते हैं कि सीपी और सीवी में क्या बड़ा है, सीपी और सीवी में बड़ा कौन है, सीपी सीपी क्यों बड़ा है, में 1 ऐड हो जाता है ना, 1 प्लस सीवी हो जाता है अरे वो तो आप जानते हैं, यहाँ से कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखिए कैसे पता चल रहा है, आप जब हीट देंगे, है। डब्ल्यू के बता dw लॉस हुआ है,
हाँ आप कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको भी समझ में आता है, ठीक। यहाँ जब आप थोड़ा सा मान लीजिए आप हीट देते हैं, ठीक है, 100 कैलोरी आप देते हैं हीट, 100 कैलोरी, ठीक। तो क्या होगा, ये पूरा पूरा हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, और आइडियल केस में इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो 100 कैलोरी पूरा का पूरा चल जा रहा है इंटरनल एनर्जी में, और ये बढ़ा दे रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, तो टेम्परेचर में 1 डिग्री का वेरिएशन इसमें 100 कैलोरी में ही हो गया। लेकिन यहां जब आप 100 कैलोरी देंगे, 100 कैलोरी, तो क्या होगा, इसमें से कुछ पोर्शन इसको मिलेगा, मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं चलिए 80 कैलोरी इसको मिल, ठीक, 80 कैलोरी इसको मिल गया, तो 20 इसको भी मिलेगा, ठीक, 80 इसको मिलेगा, 20 इसको मिलेगा। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री अभी नहीं बढ़ा है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको 140 कैलोरी कीजिए, तब जाके कहीं इसको 100 कैलोरी मिलेगा और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, इसलिए इंटरनल एनर्जी को मिली हुई हीट आपको और ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी ये टर्म बढ़ जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा, तो आपको dt क्या है, dt तो dt चेंज है, स्मॉल चेंज है, ठीक। इस 1 डिग्री के लिए आप लिख दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, dq, dq इसमें ज्यादा लगेगा, सेम चेंज के लिए इसमें dq कम लगेगा। अब बात समझ में आ गई। यस सर, बोलिए। यस सर। बोलते रहिए, क्योंकि हमको भी नहीं समझ आता कहाँ है आप लोग, कौन सो रहा है, कौन जगह है, नहीं पता रहता है, ठीक है। तो सीपी सीवी से बड़ा होता है, ये एक लॉजिक है, ठीक है ना। चलिए अभी और देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने लिखा था dw, dw, अब देखिए हमने बोला था dw, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f डॉट ds होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, p a dx, आपको बताया थे, एरिया ये है, ए है, प्रेशर p लग रहा है, प्रेशर p लग रहा है, एरिया ए है, तो p इंटू ए dx, तो ये हो गया p a इंटू dx, एरिया है इंटू डिस्टेंस है, तो क्या हो गया, ये एरिया ये dx, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, तो dv हो जाएगा, तो dw क्या हो गया, p dv के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका dw इक्वल्स टू p dv, उसी के नीचे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, dw इक्वल्स टू p dv, ठीक। और यहाँ से क्या आएगा, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब देखिए p dv, ठीक, अब देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv इक्वल्स टू 0, तो dw क्या होगा, dw भी हो जाएगा 0, ठीक, यानी कि dq क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा du के बराबर, ठीक। और dq du के बराबर आ गया, तो आप dq की जगह यहाँ du रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, cv इक्वल्स टू del u अपॉन del t एट कांस्टेंट v, ठीक है, del u अपॉन del t एट कांस्टेंट v, यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, होता है du इक्वल्स टू cv dt। गौर से देख लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत ही मस्त फॉर्मूला, बार बार आपका यूज आएगा, ठीक है। du इक्वल्स टू cv dt फॉर 1 मोल, ठीक, फॉर 1 मोल, काहे का 1 मोल, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल था, सब जगह 1 मोल लिया, तो 1 मोल, तो n मोल के लिए क्या होगा, फॉर n मोल, दिख रहा है ना, फॉर n मोल्स, फॉर n मोल्स क्या हो जाएगा, du इज इक्वल्स टू ncv dt, ठीक है, ncv dt, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि क्या कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं, आप du का ये फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो नहीं हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक, आप इस फॉर्मूले को कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला हो गया, आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे देखते हैं। हो जाएगा तो हम आज लगा देगा। यस सर, हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि एक मेयर भैया थे, मेयर भैया ने कुछ फॉर्मूला देकर चले गए, हम लोग को उसको पढ़ना पड़ता है, वो कैसे पैदा हो गया वो फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, देखिए आपको पहले हीट इंजन पढ़ा होगा, हीट इंजन के बाद एंट्रोपी पढ़ा, उसके बाद आपका दिमाग हो गया खराब, ठीक, तो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आई। अब यहीं से आपका सवाल बनता है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप कल क्या कीजिएगा, कल मेरी क्लास में बैठने से पहले इस सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जब सवाल करवाएंगे तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। कोई सवाल कठिन नहीं है, बस ये है कि आप उसको कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने बार उसको आप लगाएं, कैसे देखें, ठीक, डिफरेंट पॉसिबल एस्पेक्ट से। तो हम लोग पॉसिबली कल से सवाल लगाएंगे, फिलहाल तो देखिए, देखिए dq के बारे में क्या है, dq के बारे में जो आपकी राय है वो है कि dq du प्लस dw के बराबर होता है, ठीक है। एक बार जरा आप इसको लिख सकते हैं, du को आप लिख सकते हैं, याद कीजिए du को आप लिख सकते हैं del u अपॉन del t एट कांस्टेंट v dt प्लस del u अपॉन del t del v एट कांस्टेंट t dv प्लस dw को लिख सकते हैं आप p dv, ठीक है। तो dq आपका ये आ गया। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कह दिए इसको dq अपॉन dt, dt से डिवाइड कीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको यहां लाना है cp,
ठीक है, आपको यहाँ Cp लाना है। ठीक, तो हम इसको लिख दें del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो देखिए del T से आप डिवाइड किए हैं, मेन बात यही है, del T आपसे डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो टर्म है इसमें भी डिवाइड कीजिए del T से, तो ये आ जाएगा del T कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा del U अपॉन del T एट कांस्टेंट V, dt कैंसिल। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, ये भी है del U अपॉन del V एट कांस्टेंट T dV अपॉन del T। ठीक है, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P प्लस P, यहाँ पर भी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P, यहाँ P भी हो सकता था डिवाइड। ठीक है, लेकिन P को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो P नहीं हुआ। बाकी सारी जगह पे हमको एक टर्म यहाँ मिला हुआ था, तो उसी टर्म के नीचे हम डिवाइड कर दिए, हमारा काम चल गया। इस लाइन में किसी को कोई परेशानी? नो सर। No, sir. ठीक है, इजी है, साथ साथ लिखा हुआ है। ये टर्म तो सीधे उतर गया, ये टर्म सीधे उतर गया है। ठीक है ना, dt अपॉन dt कर दिया 1 हो गया, dv अपॉन dt एट कांस्टेंट p, dv अपॉन dt एट कांस्टेंट p। प्रेशर को नहीं डिफरेंशिएट किया क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो जो प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे वो टर्म हो जाएगा 0, और ये del q अपॉन del t एट कांस्टेंट p। अब del q अपॉन del t एट कांस्टेंट p होता है आपका cp, तो यहाँ cp हो गया। ये देखिए del u अपॉन del t एट कांस्टेंट p, ये गौर से देखिए, अभी जस्ट आपको डिराइव करवाया है, ये क्या होता है, cv। ठीक है, और देखिए इसमें del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p कॉमन है, तो ये आ जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, p प्लस del u अपॉन del v एट कांस्टेंट t, del v अपॉन del t एट कांस्टेंट t। असल में cp और cv में ये रिलेशन, ठीक है, असल में cp और cv में ये रिलेशन, ठीक है, cp और cv में ऐसा रिलेशन आता है, पर ये कैसे मेयर के फॉर्मूले में बदल जाता है वो हम लोग को देखना चाहिए। देखिए कैसे बदल जाता है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल, आप जानते हैं फॉर आइडियल गैस u सिंपली फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। ठीक है, अगर u सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो u वॉल्यूम के साथ बदलेगा ही नहीं, अगर u वॉल्यूम के साथ नहीं बदलेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये टर्म हो जाएगा 0, इंप्लॉइज दैट del u अपॉन del v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं बदलेगा तो ये 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं pv इज इक्वल टू RT होता है। ठीक, क्यों नहीं nRT लिख रहे हैं सर, nRT इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये भी यूनिट मोल के लिए, ये भी यूनिट मोल के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग nRT नहीं लिख रहे हैं, 1 into RT लिख रहे हैं। तो pv इक्वल्स टू RT होता है, तो यहाँ से आप del v अपॉन del t निकालिएगा, या सिंपली यहाँ पे dv अपॉन dt निकालिए। ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर r। ठीक, ये t भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, r अपॉन p, सॉरी r अपॉन p। ठीक है, एक बार फिर से कर देगा, नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, p dv प्लस v dp इज इक्वल्स टू r dt। ठीक है, p dv प्लस v dp इज इक्वल्स टू r dt। यहाँ से आप del v अपॉन del t निकालें, dp क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो आ जाएगा del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू p इज इक्वल्स टू r। तो del v अपॉन del t एट p क्या हो जाएगा, r अपॉन p, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, r अपॉन p। ठीक है, देखिए तो आ गया आपका cp इज इक्वल्स टू cv प्लस ब्रैकेट में p प्लस 0 इंटू r अपॉन p। तो देखिए क्या आ गया, cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r, cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r। क्लियर है, तो यहाँ पर आप मेयर्स का फॉर्मूला लिखिए। ठीक, अब जरा हम लोग, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक दो चीजें और छोटी छोटी बताते हैं आपको जो आया हुआ है सवाल, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नोट हो गया, नोट हो गया, अच्छा ठीक। Yes. ठीक, अब हम लोग छोटी सी दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए जिनका भी बचा हुआ है, टाइम है अभी, थोड़ा सा टाइम है। देखिए आप कभी जाकर, कभी आप देखिएगा लेक्चर्स कितने मिलते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए भागिएगा मत कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप, अगर आप फाइनल ईयर में आए हैं और आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स ही, आपको अगर कॉम्पिटेटिव कुछ भी पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटेटिव नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितने से आपका काम बहुत अच्छे से चल जाए और आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाए, यानी कि जो चीज़ें बेसिक रूट लेवल पे होती हैं उन सारी चीज़ों को ही हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए
अब एक चीज आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए क्या, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट। क्या होगी? कोई बुद्धिमान, अरे बताओ भाई, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा तुम्हारी, बताओ। 0 सर। कोई और बुद्धिमान? 0। अच्छा चलिए ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टी कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा? अब बताए, कोई बताए। ct, अब क्या हो गया? dq अपॉन 0 इनफाइनाइट। ct क्या हो गया? इनफाइनाइट। पूछा हुआ है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कितनी? इनफाइनाइट। अरे जब तुम कांस्टेंट टेम्परेचर में कांस्टेंट कर दोगे तो क्या बढ़ेगा? 1 डिग्री बढ़ाना भी तो है, हम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं उसको, हम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो हमको कितनी हीट चाहिए? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो कितना कितना हीट देगी 1 डिग्री बढ़े? हम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, हम बढ़ने नहीं देंगे तो वो ct क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई। तो जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं आप, तो यूनिवर्स की स्पेसिफिक हीट कितनी है? इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, बहुत अच्छे। अब बताइए, एंट्रोपी पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक। सी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस, एंट्रोपी कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, ठीक है। बताइए, इसको बताइए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। सर यस तो कांस्टेंट पे तो है ही। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी? इस बार तो 0 ही यस सर होगी, 0। पिछले बार इनफाइनाइट थी तो नो इस बार सर। 0 नहीं होगी। नहीं 0, क्योंकि ds 0 हो जाएगा तो m c ds, एस एंट्रोपी है, एस एंट्रोपी है ना, वो नहीं है, हीट कैपेसिटी नहीं है, एस एंट्रोपी है, एंट्रोपी बोला मैं, ठीक है ना। देखिए एस एंट्रोपी, देखिए एंट्रोपी ds इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन t होता है। तो ds अगर 0 है तो dq क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर dq 0 हो जाएगा तो cs स्पेसिफिक एट कांस्टेंट एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार क्या, कई बार मतलब छोटे जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको ये पूछता है कि ct, cp, cv और cs, इन चारों का आप कंपेयर कीजिए कौन सबसे बड़ा है। तो आप जानते हैं ct सबसे बड़ा, उसके बाद cp, उसके बाद cv, उसके बाद cs, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक। अब नहीं पूछना है, आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दीजिएगा तो शायद पूछ दे, ठीक। अब नहीं पूछना है, अब पुराना ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यस सर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम क्या? सर एक बार और। सीएस, एंट्रोपी, एंट्रोपी आप जानते हैं ना, एस मतलब एंट्रोपी होती है, तो एंट्रोपी का फार्मूला है dq अपॉन t, आप जानते हैं, है ना। तो dq अपॉन t होता है, आप s कांस्टेंट बोल रहे हैं तो ds क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ds 0 हो जाएगा तो dq अपॉन t 0 हो जाएगा, या आप क्या कह सकते हैं? dq बराबर 0 है, ठीक है ना। अगर dq 0 है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, ठीक है ना। cs इज इक्वल टू 0 अपॉन t, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब क्लियर है? क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। यस मिटा दें, मिटा दें। सर। इतनी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है, अच्छी क्लास की आज, ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कल हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अब भी सवाल बनते हैं और बहुत सीधे पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3, 5, 6 आप जानते हैं, पर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे तो क्या होता है। कोई आपसे पूछ दे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने वाइब्रेशनल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है, कब अप्लाई किया जाएगा, बहुत कम टेम्परेचर कर दे तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, एक मॉलिक्यूल है जो ऐसे जुड़ा हुआ है इस तरीके से, आप इसको बहुत ज्यादा हीट दे दिए, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा अगर हीट दे दिए तो क्या होगा, आप ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप टूट जाएंगे ये बॉन्ड्स तो ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, तब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर जगह आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी, सीवी, गामा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इन सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है,
ठीक, तो कल भी जुड़ते रहिएगा। आज का ये वीडियो लेक्चर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो जो लोग भी नहीं देख पाए हैं ग्रुप में भी बोल देंगे, जो नहीं देख पाए हैं, जो बच्चे कल नए जुड़ेंगे उनसे आप कह दीजिएगा कि पहले ये लेक्चर देख लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपको बहुत फायदा करें। ठीक, अभी अभी हिडन है, ठीक है, अभी जानते हैं आप हिडन है, ठीक है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, कोई नया है? कौन नया है भाई? कोई नया बच्चा जुड़ा है? कोई कोई नहीं, सारे पुराने हैं। किसी का तो चैट आया है। रजत, आप नए हैं कि पुराने? रजत श्रीवास्तव, अरे आप चाहे वॉइस ऑन करके बोल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? न्यू है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बताइएगा, हमको पर्सनल मैसेज करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप 1 2 क्लास 3 क्लास आप लोग कीजिए, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा क्या है, कैसे हैं चीज़ें। ठीक, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, हम आपको कुछ छोटे मोटे 1 2 क्वेश्चन इस पे दे देंगे, पर आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, है ना। एक एक मतलब कंप्लीट थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन हम आपको वादा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगेगा क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, तो उससे मत डरिएगा कि नहीं लग गया नहीं लग गया। जैम के तो लगभग सारे क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे। ठीक, सो डोंट वरी, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो आपको टाइम देना पड़ेगा। जो लोग भी थर्ड ईयर में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे टच में रहेंगे। ठीक, चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है ना, आप जानते ही हैं, किसको बताने की जरूरत है, आप उनसे फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम, हमको खुशी हुई, क्लास अच्छी थी तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, है ना।